नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। 26 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे पर रहेंगे और जहां पर सीएम योगी 194 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। साथ ही लखपति दीदी को योजना का जो प्रमाण पत्र है वो भी देंगे और इसके अलावा ही यूपी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी बताई जाएंगी। इसी सिलसिले में जहां 25, 26 और 27 मार्च को सेवा सुरक्षा और सुशासन समारोह मनाया जा रहा। बताते ये भी चले कि इस कार्यक्रम का आयोजन कटिंग मेमोरियल ग्राउंड में किया जाएगा। तो 8 साल बेमिसाल सीएम योगी आदित्यनाथ के हो चुके हैं। बीजेपी कार्यकाल का जो ये 8 साल है वो पूरा हो चुका है। इसी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 26 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ का काशी दौरा है। उसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए नजर आए। साथ ही यह भी कहा कि लखपति दीदी योजना का जो प्रमाण पत्र है वो भी इस दौरान वितरित किया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 8 साल में किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास की जो एक गंगा है वो बहा रखी है, उसके बारे में जानकारी दिया। 194 आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको जो पत्र हैं वो बांटे और साथ ही साथ ये भी कहा कि 8 साल बेमिसाल जरूर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में भी यूपी की जो तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलते हुए बीजेपी नजर आएगी। वो उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस खास अवसर पर जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जो सूचना विभाग है उसके बुकलेट का विमोचन किया और इस दौरान ही तमाम जो योजनाएं हैं वो पेश करते हुए नजर आए। इसी के साथ सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। साथ ही सीएम ने समर्थन देने के लिए आम जनता का आभार जताया। वहीं दूसरे राज्य में सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपलब्धियों को भी गिनाया, जहां सीएम योगी ने रिपोर्ट कार्ड पेश कर यह बताया कि 8 वर्षों के दौरान यूपी में नारी के सम्मान, नारी की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए कार्य किए गए। उत्तर प्रदेश की पुलिस बल में महिलाओं की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। साथ ही साथ यूपी महिला वर्कफोर्स का प्रतिशत भी बढ़ा है। यूपी की महिलाएं इन 8 सालों में कई योजनाओं का लाभ लेकर के स्वावलंबन की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वही सीएम योगी ने यह भी बताया कि यूपी के 7 जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में हम लोग गत वर्ष ही 668
लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं, यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ऋण मोचन की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना तक हर एक क्षेत्र में आज किसान को डीबीटी के माध्यम से धनराशि जाती है। देश में आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,61,000 से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में गई है। प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। ये वही प्रदेश है तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया। बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की, 6 चीनी मिलों की पुनर्संचालन की कार्रवाई की, 38 चीनी मिलों का विस्तार किया और वर्तमान में 122 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और यह पिछली सरकारों के 22 वर्ष के कार्यकाल की तुलना अगर इसे किया जाए, उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया। उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। इथेनॉल के नए प्लांट लगाए। देश के अंदर 32 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बाढ़ से बचाव करने में सरकार ने सफलता प्राप्त की है और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत हर अन्नदाता किसान को, उनके परिवार के सदस्यों को, बटाईदार को भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर किया कि अगर कभी बाढ़ से, आकाशीय बिजली से या किसी अन्य दुर्घटना से, एक्सीडेंट से या वन्य जीव संघर्ष में उनकी दुखद मौत होती है तो सरकार इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी देगी। और आज हम लोग लगातार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को आच्छादित किए हुए हैं। तो इस दौरान प्रदेश के अंदर निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान करने में भी ये डबल इंजन की सरकार को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 7,700 से अधिक गौआश्रय स्थल के माध्यम से 12,50,000 से अधिक गोवंश का संरक्षण सरकार अपने स्तर पर कर रही है। वही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 साल यूपी खुशहाल, गुंडे माफिया अपराधी और सपा बदहाल। दृष्टि दोष से पीड़ित अखिलेश यादव जी एंड कंपनी को इलाज की जरूरत है। 2027 में फिर से 2017 की जो इतिहास है उसको दोहराएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे। वही डिप्टी सीएम ने यह भी बयान दिया कि 2017 में भाजपा इस राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी और 2025 में हमने अपने शासन के 8 साल पूरे कर लिए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में जो परिवर्तन और खुशहाली आई है, जो विकास हुआ है और गरीब कल्याण की जो ओर से जो बढ़ने का अवसर मिला है, वह बेमिसाल है। 2047 तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा, कांग्रेस और बसपा का कोई भविष्य नहीं होगा। वह बीजेपी सांसद साक्षी महाराज मैनपुरी के भोगांव स्थित रामलीला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर इस दौरान ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज में राष्ट्रवाद का जज्बा सर चढ़कर बोल रहा। साक्षी महाराज ने राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सियाने बिल्ली खंभा नोचे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश, रामजी लाल, सुमन और राहुल के पास कुछ भी नहीं रह गया। राष्ट्रवाद से चढ़ के बोल रहा है,
माननीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में 2047 भारत विकसित होना है। हम लोग वीरांगना अवंतीबाई के वंशज हैं, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के वंशज हैं, स्वयं ब्रह्मानंद के वंशज हैं। अधिकांश कल्याण सिंह के परिवार के लोग बैठे हुए हैं, ये पुत्र बैठे हैं, वो नाती बैठे हैं। तो हम लोग इस बात से प्रसिद्ध है कि समाज राष्ट्रवादी है। नहीं, वो तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है, तो अखिलेश के पास कुछ नहीं रह गया, रामविलास सुमन के पास कुछ नहीं रह गया, राहुल के पास कुछ नहीं रह गया। ऐसे उल जलूले बातें करके वो समाज में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गद्दारों का सम्मान नहीं कर सकती, राष्ट्रवादियों का सबका सम्मान करेगी। तो मायावती जी पुराने जमाने की कहानी बात हो गई, कोई औचित्य नहीं उनके प्रश्नों का उत्तर देने। सदन में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट की गणना होनी चाहिए, वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, गणना तो होना शुरू हो गई है। अब आपको जब गणना करनी थी तो लोगों को लगा देते कुंभ में, आधा हिंदुस्तान से ज्यादा तो कुंभ में राजस्थान करने के लिए चारों तरफ लोग बिठाए। किसी ने गणना करने के लिए मना किया था? कर लेते, किसने मना किया तुमको? राजस्थान मेवाड़ के राजपूत योद्धा राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की सदन के भीतर दिए गए जो देशद्रोही वाले बयान है उसने भारतीय राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है। बीजेपी ने इस बयान को राजपूत समाज का अपमान करार दिया और सांसद से माफी की मांग की गई है। संसद के विवादित बयान के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हुआ है। रायबरेली से सपा के बागी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने भी सांसद के देशद्रोही और गद्दार कहे जाने की टिप्पणी को लेकर के जमकर निशाना साधा। के नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं और राज्यसभा में हैं, जो मुझे जानकारी आई है। कौन किसको गद्दार कह रहा है, ये ज़बानी जंग में नहीं इसका कोई निर्णय हो सकता। भारत का अपना एक इतिहास है, किसने गद्दारी की, किसने देश के साथ वफादारी की, ये भारत के इतिहास में दर्ज है। भारत वीरों की भूमि रही है और भारत में उन्हीं लोगों का इतिहास में नाम रहता है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता से लेकर के देश की साहूरता, देश की स्वतंत्रता, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों को देश कभी नहीं भूल सकता। इस तरह की चोचलेबाजी करने वाले लोग जो सदन के पिछले दरवाजे से आते हैं, जनता के बीच में जाने में उन्हें डर लगता है। शायद वो अगर जनता के बीच में जब गए हैं तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। जब फिर जनता के बीच में जाएंगे, जनता अपने लोकतंत्र की ताकत से उन्हें एहसास कराने का काम करेगी। वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गंगोह कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने अपने 3 बच्चे और पत्नी को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। तीनों बच्चों की मौत पत्नी और साथ ही चंडीगढ़ पीजीआई में इसका इलाज चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजेपी नेता ने खुद पुलिस को फोन कर इस पूरे घटना की जानकारी दी। बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग के शक में घटना को अंजाम दिए जाने की बात कही है। वही पुलिस बीजेपी नेता को मौके से गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस पूरी घटना को लेकर के कई पहलुओं पर जांच कर रही है। ग्रामीण और रिश्तेदार कातिल योगेश रोहिला को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इसी में घर नहीं, इसका लगा मैंने नहीं, इसकी ये तो मेरा गेट के सामने ये कुछ अच्छा, सामने वाले में आप रहती है, इधर अंदर वाले में रहती है। झगड़ा कर रहा था चुपचाप इनका काम। झगड़ा कुछ नहीं, इसके दिमाग में कमी आ रही, 3 महीने हो गए। और जब दिमाग में कमी आ रही तो फिर ये रिवॉल्वर कैसे रख लगा? इसके परिवार वाले इस पर हथियार वो लाइसेंस का ही है, लेंसेसी से मारा है। लेंसेसी लाइसेंस का इस परिवार तो कितने बच्चे थे इसके? 3 बच्चे। पत्नी का क्या नाम था नया और बच्चों का? बड़े बच्चे का क्या नाम था? शिवांश देवांश। शिवांश और देवांश। लड़की श्रद्धा। श्रद्धा। बस जी इसका कोई पता नहीं चला जी, हमें से इस मामले में कुछ नहीं पता। हमें तो खबर मिली, हम तुरंत ही आ गए। हम ये चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी मिले, बस 20 सड़क में खड़े करके फांसी दो, बस ये चाहते हैं। बस हम गोली मारो, फांसी में गोली मारो सीधी खड़े करके ऐसे, और कुछ नहीं चाहते हम। हमें जब अन्याय मिलेगा, जब हमारे परिवार की जो हालत हुई इन्होंने करी। गंगोह के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फ़ोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है।
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज अमरोहा जिले के खंडसाल कला गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिवंगत किसान नेता स्वर्गीय ध्यान सिंह की श्रद्धांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान नेताओं और समर्थकों का वहां पर जमावड़ा भी लगा देखा गया। सभा में किसान नेताओं ने कृषि और किसानों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर गहन मंथन किया और सरकार से लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की। वह राकेश टिकैत ने सभा को संबोधित करते हुए किसानों को संगठित रहने का संदेश दिया और आंदोलन को और तेज करने का संकेत दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की समस्याएं तब तक हल नहीं होंगी जब तक हम सब मिलकर एकजुट नहीं होंगे। वही संभल जामा मस्जिद कमेटी सदर जफर अली एडवोकेट की गिरफ्तारी को लेकर के शहर में हलचल पैदा हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के अधिवक्ताओं में जहां गुस्सा देखा गया, वही अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर पुलिस के खिलाफ मार्च भी निकाला। साथ ही साथ पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। कचहरी से शंकर चौराहे तक अधिवक्ताओं ने जहां नारेबाजी की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उन्होंने जामा मस्जिद कमेटी सदर की रिहाई की मांग के लिए ये प्रदर्शन किया है। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए वहां पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। बताते ये भी चले कि जामा मस्जिद कमेटी सदर को 24 नवंबर के बवाल में साजिश रचने समेत कई आरोपों के तहत कल गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्हें न्यायालय से जेल भेज दिया गया है। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर अभ्यर्थियों ने घेराव किया। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर घेराव करके धरने पर बैठे थे। बताते ये भी चले कि आरक्षित वर्ग के जो महिला पुरुष अभ्यर्थी धरने पर बैठे, सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गई। वही सालों से लटकी भर्ती को लेकर एक बार फिर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने जहां ये आंदोलन शुरू किया है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों ने एक अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रही एक दक्षिण कोरियाई महिला को पकड़ा है। गिरफ्तार महिला की पहचान पार्क सेरियोन उर्फ युगसुक पार्क के रूप में हुई है, जो दक्षिण कोरिया की निवासी है। जानकारी के बाद यह भी बता दें कि यह घटना रुपईडीहा बॉर्डर के पास हुई है, जहां सुरक्षा चेकिंग के दौरान पुलिस और एसएसबी की टीम को महिला को संदिग्ध पाया गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि दस्तावेजों के नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश भी की जा रही थी, ऐसी भी खबर सामने आई। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में ले चुकी है। बीते दिनों बीकेटी के किसान पथ पर देर रात इथेनॉल से भरा हुआ टैंकर असलहे की नोक पर बदमाश लूट ले गए। इस मामले में अब पुलिस ने शातिर गैंग के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बताते यह भी चले कि शाहजहांपुर से लखनऊ डिपो की ओर जा रही जो टैंकर थी, उसमें लगभग 30 लाख की एथेनॉल भरी हुई थी। एथेनॉल टैंकर से जीपीएस लगा होने के कारण पुलिस ने दुबग्गा थाना क्षेत्र से इसे बरामद कर लिया। इस लूट कांड में 4 बदमाश शामिल थे। वहीं पुलिस ने समूचे गैंग से 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ में 12 बोर जिंदा तमंचा और साथ ही साथ 2 जिंदा कारतूस, हजारों लीटर एथेनॉल से भरे हुए ड्रम भी बरामद किए गए और इसी के साथ एक नई कार और मारुति कार भी बरामद की गई। तो पुलिस ने जहां 6 चोर को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों ही एथेनॉल से भरा हुआ जो टैंकर था वो चोरी करने का मामला सामने आया था। उसके बाद हालांकि उसमें एक चिप लगा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे ट्रेस किया और जहां मौके था वहां से उस ट्रक को बरामद किया और साथ ही साथ जो चोर थे जिन्होंने उस टैंकर को लूटा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्याज निर्यात से शुल्क हटाने जाने पर बयान जारी किया है। शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों के लिए हित में एक बड़ा कदम बताया। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट करके लिखा, मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों को लाभकारी मूल्य देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों प्याज पर लगने वाली जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको 40% से घटाकर के 20% किया था और अब 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर शून्य कर रही है, ताकि हमारे जो किसान हैं उनके द्वारा मेहनत से उपजाया गया जो प्याज है वो दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के ही एक्सपोर्ट किया जाए और किसानों को इससे लाभकारी मूल्य भी मिल सके।
किसान हितैषी सरकार है और किसान को लाभकारी मूल्य देना, ठीक दाम देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब प्याज के दाम कम होने शुरू हुए और किसान को कम दाम मिलना प्रारंभ हुए, तब सरकार ने एक फैसला पिछले दिनों किया था कि प्याज अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा के 40% से 20% कर दी जाए। पहले 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की, और अब यह फैसला किया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा के 0 कर दिया जाए। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे दाम मिल पाए, लाभकारी मूल्य मिल पाए। सीएम नायब सिंह सैनी ने यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम सैनी ने कल ही पंजाब से आए हुए सरपंचों ने जहां दोनों ट्रेनों की जो स्टॉपेज है और बस चलाने की मांग की थी, ऐलान करने के 12 घंटे से ही कम समय में उसका क्रियान्वयन किया गया। बताते ये भी चले कि जींद से पटियाला सीमावर्ती गांव में जो रूट है उसमें बस का संचालन शुरू होने जा रहा है। सीएम सैनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने श्रीगंगानगर नादर एक्सप्रेस सरबत दा भला ट्रेन को जींद जिले के धमतान साहिब से रोकने का अनुरोध किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की आस्था और आम जनता के हित में दोनों ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की है। वही सभी ग्रामवासियों ने सीएम सैनी का इसको लेकर के धन्यवाद दिया। साहब नायब सिंह सैनी सीएम को मिलते हुए इस बस की डिमांड रखी और इन्होंने इस बस को मंजूर कराया। हम अपने गांव में, अपने एरिया में बस का पहुंचने पर बहुत ही गहराई से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जो सुविधा अपने लोगों की जरूरत थी, जैसे कैथल दिल्ली जाने के लिए ये सीधा रूट करनालों का, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इलाका वास्ते बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी साहब ने और वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो पंजाब की सीमा के साथ हरियाणा के गांव लगते हैं, उनसे जोड़ने के लिए जींद से नरवाना, दमतान साहब, बुल्लन, मनवी, चांदू, खेड़ी, अंडाना, बनारसी, कनौरी से कैथल के लिए एक बस लगाई है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारी जो रिश्तेदारियां तकरीबन कैथल और नरवाना के एरिया में ही है। ये बस लगने से इस इलाके को बहुत बड़ा फायदा होगा और हम समुच्चा जो ग्राम बनारसी के और इलाका के सभी लोग सैनी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जहां बस चलाने की मांग को लेकर के जो ग्रामीण थे वो वहां पर पहुंचे थे और सीएम से ये मांग किया। हालांकि सीएम ने रेल मंत्री को पत्र लिख करके इस मांग को पूरा करने के लिए कहा, लेकिन अब एक खुशखबरी है जो भक्ति लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी कि बस चलाने की जो मांग थी, जो स्टेशन बनाने की मांग थी, वो अब पूरी हो चुकी है और साथ ही जो रेलवे है उसकी ओर से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। तो चंडीगढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर एक स्टेशन है जिसको लेकर के उस पर बस चलाने और रेलवे की जो स्टेशन है उसकी मांग हुई थी। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।